नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर और आज है हमारा टॉपिक नंबर समाजीकरण, लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में आज हम समाजीकरण से जुड़े हुए 50 प्रश्नों को जानने समझने का प्रयास करेंगे कि समाजीकरण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न। तो समाजीकरण का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है के रूप में परिभाषित किया है? संजना जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो बताइए, किस समाजशास्त्री ने समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा है, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को, अपने सेल्फ, अपने आत्म को ठीक है, और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? टालकट पार्सन, प्रोफेसर ग्रीन, हेनरी एम जॉनसन और किंग्सले डेविस। तो बताइए सही आंसर क्या है? तरुण जी गुड इवनिंग, नमस्कार। तो बताइए कौन सा सही आंसर है? जल्दी से जल्दी आंसर लगाना शुरू कीजिए। टॉलकट पार्सन, प्रोफेसर ग्रीन, हैरी एम जॉनसन या किंग्सले डेविस। ये परिभाषा किसकी है? कैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को, आत्म को और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? अब ये कुछ ऐसी लक्षण हैं समाजीकरण की, बहुत सी परिभाषाओं में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हर समाजशास्त्री ने समाजीकरण की परिभाषा में शब्दों का इस्तेमाल कई बार किया है। आत्म का विकास, सेल्फ का विकास, ठीक है, या स्व का विकास, ये तो कई बार कई परिभाषाओं में देखने को मिलेगा। देखिए, तीन बातें हैं: सांस्कृतिक विशेषताएं, सेल्फ और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, तीनों की बात होती है। तो आंसर आएगा प्रोफेसर ग्रीन। तो किसकी परिभाषा है? ठीक है, ग्रीन की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने में समर्थ बताता है समाजीकरण कहलाता है? ध्यान सीखिएगा। वह शिक्षण यानी वो एजुकेशन, वो टीचिंग जो आपको दिया गया, सिखाया गया, वह शिक्षण जो सीखने वाले को, जिसने सीखा है, सामाजिक भूमिका संपन्न करने में समर्थ बनाता है, आपको सक्षम बनाता है कि आप सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर सकें, तो इसे समाजीकरण कहते हैं। अब ये परिभाषा किसकी है? चार्ल्स कूले, हार्वर्ड मीड, हेनरी एम जॉनसन, एमाइल दुर्खिम। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? जी हाँ, वॉइस क्लियर है सभी को? कहने को 118 स्टूडेंट हैं बैच में, ठीक है, और टेस्ट सीरीज में आते हैं गिने चुने स्टूडेंट, यानी बाकी लोग आराम से सोचते हैं कि अपने सुख के हिसाब से जब मर्जी होगी तब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये गलती कर रहे हैं बैठ के। लाइव क्लासेस का फ़ायदा यही होता है कि लाइव क्लासेस में आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है। जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी पॉज, कभी भी उठ के चले गए, एक घंटे के 45 मिनट की वीडियो को 2.5 घंटे में देखते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो लाइव क्लास जरूर किया कीजिए सभी लोग। तो वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने में समर्थ बनाता है समाजीकरण कहलाता है। भाई कूले ने सिद्धांत दिया आत्मदर्पण का सिद्धांत, मीड ने सिद्धांत दिया मैं और मुझे का सिद्धांत। तो बताइए कूले और मीड की परिभाषा जो सिद्धांत दिए तो मिलती जुलती परिभाषा है? कहीं तक, दूर दूर तक कहीं परिभाषा मिलती जुलती नहीं है। देखिए समस्या क्या है, हमने जब भी समाजीकरण पढ़ा है, हमने सिगमंड फ्राइड, मीड और कूले को सबसे ज्यादा पढ़ा होता है, तो हमें लगता है कि ए और बी में से ही आंसर होगा हमेशा, इसी से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये परिभाषा किसकी है? हेनरी जॉनसन की परिभाषा है। समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन ने समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए किस रूपक यानी मेटाफर का प्रयोग किया है? किस रूपक का या मेटाफर का प्रयोग किया है? ध्यान समझिएगा। सामाजिक तालाब में फेंके गए पत्थर के समान, व्यक्तित्व निर्माण के कारखाने के समान, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति के समान, रंगमंच के अभिनेता के समान। तो टारगेट पार्सन ने समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसे समझाने के लिए किस मेटाफर का इस्तेमाल किया? जी हाँ, कोई डाउट है?
ठीक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया की बात हो रही है, किस रूपक का इस्तेमाल किया है, मेटाफर का इस्तेमाल किया है। सामाजिक तालाब में फेंके गए पत्थर के समान, व्यक्तित्व निर्माण के कारखाने के समान, दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति के समान, रंगमंच के अभिनेता के समान। रंगमंच की अब बात होती है तो इरविंग गॉफमैन का नाम आता है। दर्पण के सामने खड़े होने की बात आती है तो थेकरे का और चार्ल्स कूली का नाम आता है। व्यक्तित्व निर्माण के कारखाने की बात आती है और सामाजिक तालाब में फेंके गए पत्थर की बात आती है, दोनों में टारगेट पार्सन का नाम आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं हो सकता। अब बचा है ए और बी। अब समस्या ये है कि भाई हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, भाई व्यक्तित्व निर्माण का कारखाना है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण के कारखाने की जब बात आती है तो परिवार की बात आती है कि समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है, तब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। जॉनसन द्वारा प्रतिपादित समाजीकरण के 4 स्तरों का सही तार्किक और कालानुक्रम क्रम क्या है। तो सही तार्किक क्रम क्या है, जॉनसन ने समाजीकरण की 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। सोच अवस्था, मौखिक अवस्था, तादमीकरण अवस्था, किशोरावस्था। मौखिक अवस्था, तादमीकरण, सोच अवस्था, किशोरावस्था। मौखिक, सोच, तादमीकरण और किशोरावस्था। मौखिक, सोच, किशोरावस्था, तादमीकरण की अवस्था। तो बताइए सही आंसर क्या है। ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूं थोड़ा, स्क्रीन छोटी है, कि आपको प्रॉपर तरीके से प्रश्न दिखाई देगा। ठीक है, तो भाई जॉनसन के द्वारा प्रतिपादित समाजीकरण के 4 स्तरों की बात हो रही है। सही आंसर क्या है। रविंद्र जी आपका आंसर गलत है, ध्यान से समझिए मुकेश जी। ठीक है, ध्यान से समझिए पहले। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आती है मौखिक अवस्था, ठीक है, फिर आती है शौच अवस्था, क्योंकि मौखिक अवस्था पैदा होते ही शुरू हो जाती है, स्तनपान से शुरू होती है, फीडिंग से शुरू। शौच अवस्था जब बच्चा 1 साल का 1.5 साल का होता है तब शुरू होती है शौच अवस्था, जहाँ बच्चे की माता बच्चे को शौच संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आती है तादमीकरण की अवस्था। ठीक, इस अवस्था में व्यक्ति में कहीं ना कहीं थोड़े चेंजेस होना शुरू होते हैं। लड़का अपनी माँ के प्रति और लड़की अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम दर्शाती है। और चौथी अवस्था आती है किशोरावस्था, एडोलेंस स्टेज आती है। तो यह आंसर क्या होगा, मौखिक अवस्था, फिर शौच अवस्था, फिर तात्मीकरण अवस्था और फिर किशोरावस्था आती है। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की किस अवस्था में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की प्रवृत्ति अचेतन रूप से दिखाई देती है। तो आपने पढ़ा है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और आपके इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब ये होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने यह कहा कि जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ये वो अवस्था होती है, यानी जब लड़की या बच्चा, लड़का लड़की 9 या 14 साल के बीच के होते हैं, तो लड़की अपने पिता के प्रति और लड़का अपनी माँ के प्रति अधिक प्रेम दर्शाता है। ठीक है, तो जो लड़का अपनी माँ के प्रति अधिक प्रेम करता है, पिता की तुलना में माता को ज्यादा प्रेम करता है, तो उसे कहते हैं ऑडिपस। और लड़की जो होती है अपनी माँ की जगह अपने पिता को ज्यादा प्रेम करती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वो अवस्था है जो कौन सी अवस्था में दिखाई देगी, मौखिक, सोच, तात्मीकरण या किशोरावस्था। किशोरावस्था में दिखाई नहीं देगी, ये दिखाई देती है तात्मीकरण की अवस्था में। ठीक है, इस मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस 1968 में समाजीकरण की 8 अवस्थाओं का विस्तृत उल्लेख किया है। अब देखिए प्रश्न के अंदर ही 2 से 3 बातें नई नई चीज जानने को मिली। पहली बात तो ठीक, किताब का नाम आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस, पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको मालूम पड़ेगा। किताब कब पब्लिश हुई थी ये आपको मालूम पड़ेगा। और साथ ही साथ, ठीक है, जिस व्यक्ति ने ये किताब लिखी है ये भी बन सकता है उन्होंने समाजीकरण की कितनी अवस्थाओं का जिक्र किया है। तो समाजीकरण की 8 अवस्थाओं का जिक्र किया है, ये भी प्रश्न बन गया। 3 बातें तो केवल प्रश्न में छुपी हैं अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। अब बताइए ये स्टेटमेंट किसका है, ये परिभाषा किसकी है, ये किताब किसकी, और किसने समाजीकरण की 8 अवस्थाओं का जिक्र किया है। सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स कूले, हार्वर्ड मीड। ठीक है,
डॉक्टर रविंद्र गर्ग जी, क्या आपका आंसर गलत है? रविंद्र गोयल जी, विक्रम चौधरी जी, संजना जी, के नेहा जी, आपने सही आंसर दिया। ठीक है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पढ़ते समय दो तीन बातें को, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एकदम ये मत किया कीजिए कि सोफे पे लेटे हो, आराम से बिस्तर पे लेटे हो, वीडियो देख रहे हैं, लाइव क्लासेस देख रहे हैं। पेन कॉपी डायरी लेके बैठा कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नोट कर लिया कीजिए। भले ही आपके नोट्स में लिखा है, भले आपके पास कंटेंट पहले से है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कुछ बातों को लिखते जाइए, बार बार दोहराने से चीज़ें याद रह जाएंगी। सही आंसर है एरिक एरिक्सन। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो एरिक एरिक्सन की किताब का नाम मालूम पड़ा, एरिक एरिक्सन की किताब कब पब्लिश हुई थी ये मालूम पड़ा आपको, और साथ ही साथ ये मालूम पड़ा कि एरिक एरिक्सन ने समाजीकरण की 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो पीएससी कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि एरिक एरिक्सन ने समाजीकरण की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 5, 6, 8 या 12। ऐसे क्वेश्चन भी पीएससी है, एमपीपीएससी अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, मर्टन के अनुसार भविष्य में आने वाली भूमिकाओं या सामाजिक स्थितियों के लिए पहले से अभ्यास करना, तैयारी करना अथवा उन व्यवहारों को सीखना क्या कहलाता है? ठीक है, ये तो कई बार पढ़ा है आपने, रॉबर्ट मर्टन हम डिटेल पढ़ चुके हैं। तो रॉबर्ट मर्टन क्या कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं, इसलिए अभी से अपने आप को तैयार करना, अपने आप को, ठीक है, अपने व्यवहार में उस चीजों को सीख लेना क्या कहलाता है? पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण या नकारात्मक समाजीकरण? ठीक है, देखिए चारों को पहले हल्के समझ लीजिए। पुनर्समाजीकरण होता है कि जो पहला सीखा गया ज्ञान था उसकी जगह नए ज्ञान को सीखना, अपने आप को अपडेट करना। ठीक है, पुराने वाले को भुलाकर, पुराने वाले ज्ञान को, पुराने वाले जो मान्यताएं थी, जो सोच थी, उसको त्यागना, यह कहलाता है विसमाजीकरण। तो पहले आप याद रखिएगा, विसमाजीकरण क्या हुआ? पुराना जो ज्ञान है, नॉलेज है, जो विचार है, उसको त्यागना विसमाजीकरण। नए विचारों को सीखना पुनर्समाजीकरण। आने वाली भूमिकाओं के लिए पहले से अभ्यास करना प्रत्याशी समाजीकरण। और समाज में अपराध, चोरी, डकैती, गाली गलौज सीखना नकारात्मक समाजीकरण। क्लियर? तो सही आंसर क्या है? पहले से आने वाली, भविष्य की आने वाली भूमिकाओं के लिए अपने आप को तैयार करना, यह कहलाता है प्रत्याशी समाजीकरण। और कई बार प्रश्न पूछा गया है प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने, आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट मर्टन। अपराधियों का सुधार गृह या पुनर्वास केंद्र में रखा जाना निम्नलिखित में से समाजीकरण के किस प्रकार का सर्वोत्तम उदाहरण है? अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, अपराधियों को आपने सुधार गृह में, पुनर्वास केंद्र में या जेल में रखा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे, पुनर्समाजीकरण, विसमाजीकरण या पूर्वाभासी समाजीकरण? ठीक है, बताइए। तो किस प्रकार का समाजीकरण होगा? अगर अपराधियों को सुधार गृह या पुनर्वास केंद्र में रखा जाता है तो ये किस प्रकार का समाजीकरण है? प्राथमिक समाजीकरण तो परिवार में होता है, परिवार की बड़ी भूमिका होती है। विसमाजीकरण का मतलब है कि पुरानी जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, आपकी जो सोच है, इसको बदलना, इसको त्यागने के लिए आपको मजबूर करना, ये होता है विसमाजीकरण। ठीक है, पूर्वभाषी समाजीकरण और पुनः समाजीकरण। तो बताइए सही आंसर क्या है? देखिए, अपराधियों को सुधार गृह में रखा गया है, सुधार करने के लिए कुछ नया स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा होगा, उनमें कोई हुनर डेवलप किया जा रहा होगा। ठीक है, उन्हें नई मान्यताओं के हिसाब से ढालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा होगा, यानी वो कुछ नया सीख रहे हैं। और जब नया कुछ सीख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये कहेंगे पुनर्समाजीकरण। समाजशास्त्री ब्रूम तथा सेल्जनिक के वर्गीकरण के अनुसार वह समाजीकरण जो पूर्णतः संतान केंद्रित, चाइल्ड सेंट्राइट्स होता है, जिसमें अंतःक्रिया सहयोगात्मक होती है, क्या कहलाता है? अब देखिए, ब्रूम सेल्जनिक ने समाजीकरण के कई प्रकार बताए हैं, उनमें से एक प्रकार है संतान केंद्रित या चाइल्ड ओरिएंट सोशलाइजेशन कहते हैं जिसे हम। ठीक है, एक होता है पेरेंट ओरिएंटेड। तो चाइल्ड ओरिएंटेड जो समाजीकरण होता है वो क्या कहलाता है? गमनात्मक समाजीकरण, सहभागी समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण या विसमाजीकरण? बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है। एक तरह का, देखिए, दो प्रकार के समाजीकरण हम देख सकते हैं। एक तो होता है बच्चे ने गलती करी, माता पिता ने कूट दिया, उसको बहुत मारा, बच्चे में डर बैठ गया, डर के कारण माध्यम सिखाया। दूसरा है बच्चे के साथ खेल खेल में उसको कुछ सिखाना। ठीक है, पार्टिसिपेशन करना, उसकी समस्याओं को जानना, कोशिश करना।
उसके नजरिए से चीजों को देखना, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सहभागी समाजीकरण। पहले से सीखे हुए व्यवहारों को जानबूझकर चेतन रूप से अथवा त्रुटियों के कारण भुला देना या त्याग देना क्या कहलाता है। क्या बात हो रही है, आपने नया सीखा भी कुछ नहीं है, लेकिन पुराने को वाले को भुलाना। तो पुराने वाले व्यवहार को, पुराने वाली जो मान्यताएं हैं, चेतन तरीके से पुराने व्यवहार को, पहले से सीखे गए व्यवहार को खत्म, त्याग करना क्या कहलाएगा। विसमाजीकरण, पुनः समाजीकरण, नकारात्मक समाजीकरण या सहभागी समाजीकरण। तो सही आंसर क्या आएगा, विसमाजीकरण, क्योंकि आप त्याग कर रहे हैं। ठीक है, आप पुराने ज्ञान को अलविदा कह रहे हैं, पुराना जो व्यवहार था, आपराधिक प्रवृत्ति थी, उसको आप त्याग कर रहे हैं, इसे कहते हैं विसमाजीकरण। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें भी हैं और कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। व्यक्तित्व निर्माण का कारखाना, जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है ये, सूची वाला। व्यक्तित्व निर्माण का कारखाना, प्रत्याशी समाजीकरण, मैं और मुझे का सिद्धांत, इड ईगो सुपर ईगो। अब व्यक्तित्व निर्माण की जब बात आती है तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक है, परिवार वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट है टॉलकट पार्सन का। प्रत्याशी समाजीकरण की बात आती है तो बात आती है रॉबर्ट मर्टन की। मैं और मुझे के सिद्धांत की बात आती है तो बात आती है मीड की। ठीक है, और इड ईगो सुपर ईगो की बात आती है तो सिगमंड फ्राइड का नाम आता है। यानी 2 1 4 3, सही आंसर क्या होगा इसका, 2 1 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार्सन की प्रसिद्ध कृति फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस किस वर्ष प्रकाशित हुई। अब देखिए कितना समान सा प्रश्न है, आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। तो समाजीकरण तो हम खूब पढ़ते हैं, लेकिन समाजीकरण से जुड़ी किताबों को भी पढ़ना जरूरी है। तो पार्सन की बड़ी फेमस किताबों में से एक है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। ये किताब कब पब्लिश हुई थी, तो ये प्रश्न तो यहाँ से एक और बन सकता है। हो सकता है डायरेक्ट किताब का नाम पूछा जाए और पूछा जाए ये किताब किसकी है, तो आपको किताब का नाम मालूम पड़ा और किताब के राइटर के बारे में मालूम पड़ा। अब तीसरी बात है किताब पब्लिश कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है, यानी प्रश्न बदल कर भी पूछा जा सकता है। 1950, 1952, 1955, 1960। तो सही आंसर क्या है, 1955 में ये किताब पब्लिश हुई थी, 1955 में। डेविस ने अपनी किस पुस्तक में एना और इजाबेल नामक बच्चियों का केस स्टडी प्रस्तुत किया जिन्हें सामाजिक संपर्क से वंचित रखने के कारण उनका मानवीय विकास नहीं हो सका था। तो आपने एना और इजाबेल के बारे में पढ़ा होगा सोशियोलॉजी की किताबों में, कि डेविस ने इसका उल्लेख किया है। जब दो बच्चियों को, ठीक है, अलग अलग माहौल में पाला गया, उन्हें समाज से अलग खटके पाला गया, समाजीकरण उनका नहीं होने दिया गया, समाज की भूमिका से उनको अलग काट के रखा गया, ठीक है, जिससे उनकी एक प्रकार से डेवलपमेंट पे असर पड़ा। तो किस किताब में उन्होंने ये विचार प्रकट किया है, ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन एनालिसिस, द सोशल ऑर्डर, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो कौन सी किताब है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, तो सही आंसर क्या है, 1960 में किताब आई थी ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी एज इंट्रोडक्शन एनालिसिस, ये मैकाइवर पेज की किताब का नाम है। द सोशल ऑर्डर वीर स्ट्रीट की किताब का नाम है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी हार्वर्ड मीड की किताब का नाम। शिक्षक का कार्य बच्चे में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक राज्यों को विकसित करना है जो संपूर्ण समाज उससे अपेक्षा करता है। विद्यालय को लघु समाज मानने वाले इस समाजशास्त्री का नाम क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पूरा प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ये शब्द, विद्यालय को लघु समाज कौन मानता है। ठीक है, किंग्सले डेविस, एमाइल दुर्खिम, पार्सन या एंथनी गिडिंग्स। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, रविंद्र जी, बहुत सही, बहुत जल्दी आंसर दिया है रविंद्र जी ने। बताइए, शिक्षा का कार्य बच्चे में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक राज्यों को विकसित करना है जो संपूर्ण समाज उससे अपेक्षा करता है। तो विद्यालय को लघु समाज मानने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है, सही आंसर है इमाइल दुर्खिम। विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त समय का पालन, अनुशासन, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तथा आज्ञाकारिता सीखना निम्नलिखित में से किसका हिस्सा माना जाता है, क्योंकि समाजीकरण ही अपने आप में सीखना है।
लेकिन जब हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, ठीक है, समय टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, समय का पालन कैसे किया है, ये सब सीखते हैं, जबकि ये सब हमारे स्कूल में आपके स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? प्राथमिक पाठ्यक्रम, प्रछन्न पाठ्यक्रम, विसमाजीकरण पाठ्यक्रम या दमनात्मक पाठ्यक्रम? क्या हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए डराया जा रहा है? नहीं, सीधी सी बात है। क्या हमारे जो पुराने ज्ञान को हटाने की कोशिश हो रही है? ऐसा भी नहीं हो रहा, तो विसमाजीकरण भी नहीं हो रहा। प्राथमिक पाठ्यक्रम तो वो होता है जो पब्लिश होता है, किताबों के रूप में होता है। सही आंसर आएगा प्रछन्न पाठ्यक्रम, यानी वो चीजें, वो एक्टिविटी जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, जो किस लिखित रूप में कोर्स में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, वो भी सिखाया जाता है विद्यालय में, जिसे हम प्रछन्न पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न, समाजीकरण का वह कौन सा एकमात्र अभिकरण है जहां सामाजिक अंतःक्रिया पूर्ण रूप से पदानुक्रम के स्थान पर समानता और सहभागिता पर आधारित होती है? ठीक है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न, ध्यान से देखिए। समाजीकरण का वह कौन सा एकमात्र अभिकरण है जहां सामाजिक अंतःक्रिया पदानुक्रम के स्थान पर समानता और सहभागिता पर आधारित होती है? ठीक है, जहां इंटरेक्शन कैसा हो रहा है? इंटरेक्शन समानता के आधार पर हो रहा है, सहभागिता के आधार पर हो रहा है, ना कि ऊंच नीच की भावना के आधार पर। तो इसे क्या कहा जाएगा? परिवार, विवाह समूह, मित्र मंडली या कार्यस्थल? बताइए। सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, अगर पदानुक्रम के हिसाब से हो रही है, वही वो हमारे से आयु में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, ठीक है, तो इस प्रकार रिश्ते में बड़े हैं, इस प्रकार का भी हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं पदानुक्रम तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि नहीं, यहाँ पे समानता के आधार पर बात हो रही है, यहाँ पर सहभागिता के आधार पर बात हो रही है। सही आंसर क्या आएगा? वो है मित्र मंडली। आप अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, उसमें किसी प्रकार का हायरकी नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का लिहाज नहीं होता है कि तुम उम्र में बड़े हो, तुम उम्र में छोटे हो, ऐसा होता ही नहीं है, आप सभी समान होते हैं। इसलिए सही आंसर, चलिए, तो हम देख रहे थे प्रश्न नंबर 17 तक हम पहुंच चुके थे। ठीक है, तो हार्वर्ड मीट के अनुसार समाजीकरण की खेल अवस्था में बच्चा निम्नलिखित में से क्या विकसित करता है? धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद रविंद्र जी। ठीक है, तो बच्चा खेल अवस्था में क्या विकसित करता है? 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, पहला है दूसरों की केवल शारीरिक नकल करना, केवल भाषा या प्रतीकों को पहचानना, सामान्यकृत अन्य की समझ तथा टीम भावना विकसित करना, या आत्म केंद्रित व्यवहार। क्या सीखता है बच्चा खेल अवस्था में? एक होती है गेम स्टेज, एक होती है प्ले स्टेज, और एक होती है अनुकरण अवस्था। अनुकरण अवस्था क्या होती है? बच्चा केवल देखता है, सामने वाले का अनुकरण करता है, इसे सही या गलत का अर्थ नहीं मालूम होता। दूसरी स्टेज होती है प्ले स्टेज, और तीसरी होती है गेम स्टेज। गेम स्टेज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बच्चा केवल व्यवहार को सीखता नहीं है, बल्कि उसके पीछे के नियम और उसके मान्यताओं को भी समझने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा जब क्रिकेट खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ गेम स्टेज में, अगर वहाँ पे वो अंपायर की भूमिका निभा रहा है, तो फिर वो अंपायर की भूमिका निभाता है, और अंपायर की भूमिकाओं में क्या क्या लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उसको जानने की भी कोशिश करता है, वो केवल नकल नहीं करता है। इसलिए आंसर, सही का आंसर क्या आएगा? सामान्यकृत अन्य तथा समझ तथा या टीम भावना। तो वो केवल नकल नहीं कर रहा है, उसके पीछे की मान्यताओं को, उसके पीछे की गहनता को समझने में की कोशिश कर रहा है कि समाज क्या मानकर चलता है इस प्रकार की भावनाओं के पीछे, या इस प्रकार की भूमिकाओं के पीछे। इसे कहते हैं जनरलाइज अदर। अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक समाजशास्त्रियों के अनुसार वर्तमान युग में युवाओं के विचारों, ब्यूटी स्टैंडर्ड और सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने वाला सबसे तीव्र और शक्तिशाली द्वितीयक सामाजिक अभिकरण कौन सा है? तो समाजीकरण के कई सारे एजेंसियां या अभिकरण होते हैं। तो वर्तमान आधुनिक समाजशास्त्रियों के अनुसार ऐसा कौन सा घटक है जो कहीं ना कहीं हमारी आजकल वर्तमान पीढ़ी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है और द्वितीय समाजीकरण की भूमिका निभा रहा है? ठीक है, पड़ोस, जनसंचार माध्यम, राज्य और कानून, या नातेदारी? तो सही आंसर क्या होगा? वो है जनसंचार माध्यम। आज वर्तमान में आप देखिए, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, 50 चीजें आ चुकी हैं।
आज व्यक्ति का व्यवहार सोशल मीडिया के हिसाब से तय होता है। अंदर से भले ही वो आपके कितना भी दुखी हो, लेकिन कोई कहेगा सेल्फी खींचते हैं तो उस समय वो कृत्रिम मुस्कान ले आता है अपने चेहरे पर। आज ब्यूटी स्टैंडर्ड की बात होती है, आप देखते हैं कि 50 बार विज्ञापन आता है, रील आती रहती है आजकल कि ये सामान खरीद लो, ये कोरियन आपके स्किन किट है और ये कोरियन ग्लास स्क्रीन है और ये इस प्रकार का सामान है, इस प्रकार का फैशन है। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड भी तय हो चुके हैं, किस हिसाब से ब्यूटी आपके स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। आइडेंटिटी आपकी जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान पे फोकस होने लगा है। कहीं ना कहीं हमारे जनसंचार के माध्यम हमारी पीढ़ी को ज्यादा गढ़ रहे हैं, ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। उनके पहले सामाजिक माफ कीजिएगा, सामाजिकरण में परिवार की, मित्र मंडलों की, पड़ोस की, ठीक है, धर्म की, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका होती थी। लेकिन आज वर्तमान आधुनिक पीढ़ी को ये सामाजिकरण में परिवार की भूमिका घटी है, ठीक है, धर्म की भूमिका कमजोर पड़ रही है, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका कमजोर पड़ रही है। सबसे बड़ी भूमिका उभर कर सामने आई है मास मीडिया की, यानी जनसंचार माध्यमों की। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड मीड ने स्व के विकास की प्रक्रिया में स्व को किन दो भागों में विभाजित किया है। वही सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है और स्व के विकास की प्रक्रिया तो मीड ने भी समझाई है, ठीक है, चार्ल्स कूले ने भी इसकी व्याख्या की है और आपके सिगमंड फ्राइड ने भी इसको विचार प्रकट किए हैं कि सेल्फ कैसे डेवलप होता है। लेकिन जब बात आती है सेल्फ के विकास में, तो सेल्फ के विकास की, सेल्फ को दो भागों में बांटा है, किसने, आपके हार्वर्ड मीड ने। तो मीड क्या कहते हैं, जैविक स्व और आपके शारीरिक स्व, आई एंड मी, इट एंड ईगो, व्यक्तिगत स्व और सामाजिक स्व। तो बड़ा सामान्य सा आसान सा आंसर है, मैं और मुझे का सिद्धांत कहते हैं। मैं क्या हूं और बाद में मैं से मुझे बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को सामाजिकरण नाम दिया है, किसने, आपके हार्वर्ड मीड ने। ये प्रश्न तो बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है। हाँ, कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मीड के सिद्धांतों के संदर्भ में वे लोग जो व्यक्ति के प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं तथा जिनका प्रभाव व्यक्ति के स्व के विकास पर सर्वाधिक होता है, जैसे माता पिता, मित्र कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा, मीड के सिद्धांतों के संदर्भ में वे लोग जो व्यक्ति के प्राथमिक समूह के सदस्य हैं, प्राइमरी ग्रुप के मेंबर हैं, और जिनका प्रभाव व्यक्ति के स्व के विकास पर सबसे ज्यादा भी होगा। स्वाभाविक सी बात है, जो प्राइमरी ग्रुप का मेंबर है उसी का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा बच्चे के जीवन पर, बच्चे की मानसिकता पर, बच्चे के स्व के विकास पर, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, सामान्यकृत अन्य, विशिष्टीकृत अन्य या महत्वपूर्ण अन्य, संदर्भ समूह या बाह्य समूह। बाह्य समूह तो नहीं हो सकता क्योंकि प्राथमिक समूह पहले ही लिखा गया है। तो प्राथमिक समूह की बात होती है तो अंतर समूह की बात होगी, बाह्य समूह तो हो ही नहीं सकता। संदर्भ समूह, संदर्भ समूह वो समूह होता है जिसमें व्यक्ति सदस्य नहीं होता लेकिन उसकी तरह बनना चाहता है, तो संदर्भ समूह भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा सामान्यकृत अन्य और विशिष्टीकृत अन्य, ठीक है। जनरलाइज अदर और स्पेसिफाइड अदर की बात करी है किसने, आपके हार्वर्ड मीड ने। तो मीड कहते हैं कि हमारे व्यवहार में जब बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण चल रहा होता है, बच्चा 7, 8, 10 साल, 12 साल का होता है, तो कहीं ना कहीं परिवार और परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे के समाजीकरण में। ये वो लोग होते हैं जो जीवन में हर फैसले में बच्चे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, उसे खान पान से लेकर, पहनावे से लेकर, उसकी सोच तक। इन लोगों को कहा जाता है विशिष्टीकृत अन्य। क्या नाम कहते हैं, इन्हें कहते हैं विशिष्टीकृत अन्य। सामान्यकृत अन्य वो होंगे जब बच्चा बाहर जाएगा, ठीक है, अपने क्रीड़ा समूह में, अपने विद्यालय में, कॉलेज में, ऑफिस में पहुंचेगा, तो बाहर के लोग जो उसे प्रेरित करेंगे, बाहर के लोगों से जो वो प्रभावित होगा, इसे कहा जाएगा जनरलाइज अदर, सामान्यकृत अन्य। लेकिन जो परिवार के मेंबर होंगे, प्राथमिक समूह के सदस्य होंगे, उनसे जो वो प्रभावित होगा, इसे कहा जाएगा विशिष्टीकृत अन्य। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स कूले ने समाजीकरण का लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है। तो चार्ल्स कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया, हम सब जानते हैं। आत्मदर्पण के सिद्धांत को उन्होंने कौन सी किताब में प्रकाशित किया था, ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, द सोशल सिस्टम। तो कौन सी किताब में उन्होंने ये विचार प्रकट किया है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1902, ठीक है, सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन
माइंड सेल्फ इन सोसाइटी द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम तो पार्सन की किताब का नाम है। माइंड सेल्फ इन सोसाइटी हार्वर्ड मीड की किताब का नाम है। अब आते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। तो सही आंसर क्या होगा? ठीक है संजना जी, क्या ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी चार्ल्स कूले की किताब नहीं है। आपने लगा दिया आंसर सी। ठीक, कैसे हो सकता है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है, चार्ल्स कूले की किताब का नाम नहीं। ठीक है, तो बताइए सामाजिकरण का लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है वो इसमें कौन सी किताब में इसका उल्लेख किया है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय साक्ष्यों के अनुसार चार्ल्स कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की कृति वैनिटी फेयर से ग्रहण किया है? अब देखिए यहाँ पे तीन बातें आ गई। तो पहली बात तो यह कि लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स कूले ने दिया है। ये शब्द किसने दिया है? वो क्वेश्चन पूछा गया है। और ये शब्द दिया गया है कौन सी किताब में? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वैनिटी फेयर नाम की किताब लिखी थी किसने? और उसी व्यक्ति के वैनिटी फेयर की किताब से ही इस शब्दों को लेकर अपने सिद्धांत को गढ़ा है चार्ल्स कूले ने। ठीक है, विलियम शेक्सपियर, थेकरे, जॉर्ज इलियट और जॉन मिल्टन। तो सही आंसर क्या आएगा? थेकरे। थेकरे की बड़ी फेमस किताब है वैनिटी फेयर। इसी वैनिटी फेयर में लुकिंग ग्लास शब्द का इस्तेमाल होता है और इसी शब्द को अपनी थ्योरी को समझाने के लिए चार्ल्स कूले ने इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मानवीय इच्छाओं का, ध्यान समझिएगा, मानवीय इच्छाओं का वह कौन सा भाग है जो सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, नैतिक नियमों का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तीन प्रकार की इच्छाएं हैं, तीन प्रकार के लक्षण होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इसमें से कौन सा ऐसा घटक है हमारे मानवीय व्यवहार में जो हमें सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं के प्रति सचेत करता है, जो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक मूल्यों का, मान्यताओं को रिप्रेजेंट करता है? तो इड, ईगो, सुपर ईगो में से कौन सी चीज है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, इड, ईगो, सुपर ईगो या लिबिडो। ठीक है, बहुत सही, सबने सही आंसर दिया है। आंसर आएगा सुपर ईगो। इड हमारी स्वतंत्र इच्छाओं की बात करता है। इड की जो इच्छाओं की बात होती है तो इड की बात आएगी। इड में कोई नैतिकता, अनैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। ईगो जो है वो हमारे सुपर ईगो में और इड में हमारे बैलेंस बनाने का काम करता है। क्लियर? और सुपर ईगो हमारे मान्यताओं को, हमारे मूल्यों को रिप्रेजेंट करता है। इच्छाओं का व्यक्ति से सामाजिक रूप से रूपांतरण ही समाजीकरण है। ठीक है, ये दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस विचारक का है? ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक शब्द है वो है इच्छा। इच्छाओं का व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत से सामाजिक रूप में रूपांतरण ही समाजीकरण है। ये किसने विचार प्रकट किया है? बात हो रही है इच्छाओं की। हार्वर्ड मीड, सिगमंड फ्राइड, चार्ल्स कूले, एमाइल दुर्खिम। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूप में रूपांतरण होना ही समाजीकरण है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, ये तो हो गई मेरी इच्छा, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा हो गई। लेकिन जो मैं चाहता हूं उसे प्राप्त करने का तरीका सामाजिक होना चाहिए, तभी इसको स्वीकार करेगा समाज। इसलिए मुझे अपनी इच्छाओं को समाज की मान्यताओं के हिसाब से पूरा करना होगा। यही विचार प्रकट किया सिगमंड फ्राइड ने इड, ईगो, सुपर ईगो में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सिगमंड फ्राइड। कथन है, प्राथमिक समाजीकरण व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है जो मुख्यतः परिवार में घटित होता है। ध्यान समझिए, प्राथमिक समाजीकरण की बात हो रही है और प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है? बच्चे का परिवार में होता है। कारण, टालकट पार्सन के अनुसार परिवार बच्चों में बुनियादी मूल्यों को विकसित करके व्यक्ति व्यक्तित्व के स्थिरीकरण की नींव रखता है। ये तो सही बात है। और समाज, परिवार की दो बड़ी भूमिकाओं पर जोर दिया है पार्सन ने कि भाई परिवार की सबसे पहली भूमिका होती है बच्चों का समाजीकरण करना, उनका बुनियादी विकास करना। और दूसरी सबसे बड़ी भूमिका होती है परिवार में कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाते हैं, परिवार के जो वयस्क मेंबर होते हैं उनको स्टेबिलिटी देना, उनके व्यक्तित्व में स्टेबिलिटी लाना, इसमें बड़ा भूमिका होती है परिवार की। यहाँ तो सही बात है, परिवार बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर।
इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजीकरण की मूल धुरी व्यक्ति द्वारा समाज के सामूहिक जीवन के किन तत्वों को अपने भीतर आत्मसात करना है। ध्यान समझिएगा, दुर्खिम के अनुसार समाजीकरण की मूल धुरी व्यक्ति द्वारा समाज के सामूहिक जीवन के किन तत्वों को अपने भीतर आत्मसात करना है। यानी जब हमारा समाजीकरण होता है तो हम समाज की कौन से मूल्यों को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से मूल्यों को आत्मसात करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दुर्खिम ये जानना चाहते हैं। सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, व्यक्तिगत आर्थिक लाभ, पार्श्विक प्रवृत्तियां या प्रच्छन्न उद्देश्य। ठीक है, सीधी सी बात है, दुर्खिम किससे जुड़े हुए हैं? सोशल फैक्ट, कलेक्टिव कॉन्शसनेस, सामूहिक चेतना से जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ महत्वपूर्ण है सामूहिक चेतना, यानी समाज जो चाहता है, समाज ने नैतिकताएं तय की हैं, समाज सबसे उम्मीद करता है कि हर व्यक्ति उन नैतिकताओं का पालन करे, यानी सभी लोगों की सोच में एक समानता होनी जरूरी है। इसे ही कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शसनेस। तो ये जरूरी है समाजीकरण के दौरान। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नकारात्मक समाजीकरण की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज विरोधी या कानून विरोधी व्यवहार सीखता है? ठीक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? नकारात्मक समाजीकरण। तो नकारात्मक समाजीकरण क्या होता है? जब व्यक्ति समाज विरोधी या कानून विरोधी गतिविधियों को सीखता है, इसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक समाजीकरण। तो किसने यह विचार प्रकट किया है? किम्बॉल यंग, इमाइल दुर्खिम, हॉवर्ड मीड या टॉलकट पार्सन? बताइए। तो नकारात्मक समाजीकरण तो आपको मालूम है, लेकिन ये विचार प्रकट किसने किया, ऐसा धारणा को स्पष्ट किसने? सही आंसर आएगा किम्बॉल यंग। पीटर बर्गर और थॉमस लकमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में समाजीकरण की किन दो प्रमुख स्वरूपों का गहन विश्लेषण किया है? अब देखिए, यहाँ पे दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें आ गई। एक तो पीटर बर्गर, थॉमस लकमैन की बड़ी फेमस किताब है, ये 1966 में पब्लिश हुई थी। किताब का नाम क्या है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये किताब कभी कभी डायरेक्ट सीधा एग्जाम में पूछ ली जाती है, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन में ये किताब पूछी गई है कई बार, और अलग अलग परीक्षाओं में डायरेक्ट इस प्रश्न को पूछा गया है। द थ्योरी ऑफ सोशल आपके रियलिटी, माफ करिएगा, द थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये जो किताब है 1966 में पब्लिश हुई थी थॉमस बर्जर और लिकमैन की। इस किताब में समाजीकरण के दो प्रकारों की बात पर चर्चा हुई है। वो दो प्रकार क्या हैं? दमनकारी सहभागी समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पूर्वभाषी और उत्तरभाषी समाजीकरण, व्यक्तिगत और संस्थागत समाजीकरण। ठीक है, तो पीटर बर्जर ने द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में दो प्रकार के समाजीकरण का जिक्र किया है। और यह समाजीकरण क्या है? पहला है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण। दमनकारी और सहभागी समाजीकरण की जब बात आती है तो नाम आता है ब्रूम सेल्जनिक का। जब कोई नवविवाहित जोड़ा विवाह के पश्चात नए पारिवारिक परिवेश, भूमिकाओं और संबंधों के अनुरूप व्यवहार सीखने के लिए सचेत प्रयास करता है, तो समाजशास्त्र में इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक समाजीकरण, व्यक्त समाजीकरण, विसमाजीकरण या प्रत्याशी समाजीकरण? बताइए, सही आंसर क्या होगा? ध्यान समझिए पहले क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन को कि भाई झटके से पढ़कर, एक बार में पढ़कर आप हमेशा गलत आंसर ही लगाएंगे इस प्रश्न का, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। जब कोई नवविवाहित जोड़ा विवाह के पश्चात नए पारिवारिक परिवेश, भूमिकाओं और संबंधों के अनुरूप व्यवहार सीखने के लिए सचेत प्रयास करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक समाजीकरण तो परिवार में छोटे बच्चों का होता है, नवविवाहित जोड़े का प्राथमिक समाजीकरण नहीं होगा। ठीक है, वैक समाजीकरण, विसमाजीकरण। विसमाजीकरण मतलब पुराने सीखे गए व्यवहार को भुलाना, तो सीखे गए व्यवहार को भुलाने की बात तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, अब बचता है वैक समाजीकरण और प्रत्याशी समाजीकरण। ठीक है, रविंद्र कोयल जी कहां से आंसर लगा रहे हैं? 29 का ए। प्राथमिक समाजीकरण कैसे होगा? प्राथमिक समाजीकरण छोटे बच्चे का होता है परिवार में। ठीक है, वंदना जी, प्रत्याशी समाजीकरण क्यों होगा? ठीक है, यहाँ भविष्य की भूमिकाओं को नहीं सीख रहे हैं, याद रखिए। तो यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, नवविवाहित जोड़े की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, वो क्या कर रहे हैं? विवाह के पश्चात नए पारिवारिक परिवेश, भूमिकाओं, संबंधों के अनुरूप व्यवहार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी भविष्य की भूमिकाओं के लिए नहीं, अब तो भूमिका में आ चुके हैं, अब जो आप सीख रहे हैं इसकी बात हो रही है।
इसे कहते हैं वैक समाजीकरण। क्लियर, गलती से प्रत्याशी समाजीकरण की बात नहीं हो रही यहां पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, जे.एस. मीड के सेल्फ के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के विकास की क्रमिक अवस्थाओं का सही तार्किक अनुक्रम क्या है? तो हार्वर्ड मीड ने यह कहा था कि बच्चे का जो सेल्फ डेवलप होता है वो 3 स्टेज में होता है, अनुकरण अवस्था, खेल अवस्था, क्रीड़ा अवस्था और खेल अवस्था। 3 रूप में ये काम करता है। तो पहला है खेल अवस्था, अनुकरण अवस्था, सामान्यकृत अन्य अवस्था। अनुकरण अवस्था, खेल अवस्था और टीम अवस्था। खेल अवस्था, प्ले स्टेज, अनुकरण अवस्था। ठीक है, मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, लैंगिक अवस्था। बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर तो आपको मालूम ही है, सबसे पहला होता है अनुकरण अवस्था। तो अनुकरण अवस्था पहला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहला कौन सा आता है? अनुकरण अवस्था। तो खेल अवस्था भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम पहले अनुकरण करते हैं, फिर हम प्ले स्टेज में आते हैं और फिर हम गेम स्टेज में आते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का यह मत है कि भाषा समाजीकरण का प्राथमिक माध्यम है, क्योंकि इसके बिना सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक हस्तांतरण संभव नहीं है? तो भाषा समाजीकरण का प्राथमिक माध्यम है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, भाषा समाजीकरण का प्राथमिक माध्यम है। ठीक है, किसका? सोशलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि इसके बिना इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकता, इसके बिना संस्कृति का हस्तांतरण भी नहीं हो सकता। आप आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाएंगे तो भाषा ही एक वो माध्यम है जो आने वाली पीढ़ी को सिखाई जाती है, ताकि इसके माध्यम से मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों को आगे बढ़ाया जा सके। तो अगर भाषा ही नहीं होगी तो समस्या ये आएगी कि भाई इंटरेक्शन भी नहीं होगा। आप किसी से बातचीत कैसे करते हैं? आप अपनी बात को सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो इशारे से बात कौन करेंगे? भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो भाषा के बिना अंतःक्रिया नहीं होगी और ना ही आने वाली पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण होगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया तो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। ऐसे में समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? भाषा की है। अब ये विचार किसका है? ठीक है, चार्ल्स कूले का, हार्वर्ड मीड का, सिगमंड फ्राइड का या एरिक एरिक्सन का? ठीक है, डॉक्टर रविंद्र गर्ग जी, आंसर आपका गलत है। भाषा समाजीकरण का माध्यम है। ठीक है, यहां बात आ रही है अंतःक्रिया की। याद रखिएगा, एक शब्द आप पढ़ते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटर ओके सिंबॉलिक इंटरेक्शन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो आने वाली पीढ़ी को प्रतीकों की भाषा समझाना, आने वाली पीढ़ी को शब्दों का अर्थ समझाना जरूरी है। उसके लिए भाषा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रतीक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात आती है, 2 लोगों का नाम हमेशा आगे आता है, वो है ब्लूमर और एक है हार्वर्ड मीड। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? मीड। फ्रांसीसी समाजशास्त्री पीरे वॉर्दू के अनुसार समाजीकरण के दौरान परिवार और वर्ग परिवेश से अर्जित वह स्थायी प्रवृत्तियां, आदतें और जीवन शैलियां क्या कहलाती हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को अचेतन रूप से संचालित करती हैं? अब यहाँ पे देखिए, पहले तो पीरे वॉर्दू के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। फ्रांसीसी समाजशास्त्री पीरे वॉर्दू के अनुसार समाजीकरण के दौरान परिवार, वर्ग परिवेश से अर्जित वह स्थायी प्रवृत्तियां, वह आदतें, वह जीवन शैली क्या कहलाती हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को अचेतन रूप से क्या करती है? संचालित करती हैं। तो बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। ये तो पीरे वॉर्दू आपने कई बार पढ़ा भी है और पीरे वॉर्दू की कई सारी अवधारणाएं भी आपने पढ़ी हुई हैं। सांस्कृतिक पूंजी, हैबिटस, सोशल नेटवर्क या फील्ड? ठीक है, संजना जी आंसर गलत है आपका। रविंद्र जी आंसर सही है आपका। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए समस्या क्या है, पीरे वॉर्दू में जितना हमने पढ़ा उतना इसी आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। कल्चरल कैपिटल एक अलग अवधारणा है। ठीक है, सोशल नेटवर्क की एक अलग अवधारणा है, हैबिटस की एक अलग अवधारणा है। पहले प्रश्न को समझिए। पीरे वॉर्दू ये कह रहे हैं कि समाजीकरण के दौरान बच्चे का जन्म जिस परिवार में हुआ है, जिस क्लास में, जिस वर्ग में उसका जन्म हुआ है, तो उसी परिवार, उसी क्लास के लेवल की जो उसकी आदतें होंगी, उसकी जो स्थायी प्रवृत्ति होगी, वो कहीं ना कहीं बच्चे को चेतन रूप से, अचेतन रूप से कहीं ना कहीं बच्चे के मन को प्रभावित करेंगी। जैसे आपने देखा कि जो बच्चे एलिट क्लास में पैदा होते हैं, संपन्न परिवारों में पैदा होते हैं, खूब पैसा है घर में, खूब शान और शौकत है, उन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं है।
तो उनके लिए बड़ी आसान होता है चीज़ों को सर्वाइव करना। क्यों? क्योंकि उनका माहौल वैसा है, उनके लिए कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है उनका अच्छे स्कूल में पढ़ाई-लिखाई होती है। अब बहुत से गरीब तबके के बच्चे हैं, लेकिन वो माँ-बाप उनको पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूलों में, लेकिन माहौल तो घर में वही है ना, गरीबी, माहौल तो वही है ना घर में आपके इस प्रकार का अभाव। लेकिन बच्चा पढ़ रहा है बड़े लोगों के परिवार बच्चों के साथ, उनके लिए 100, 500, 1000, 1500, 2000 खर्च करना समस्या नहीं है। अगर स्कूल की ट्रिप जा रही है, 50,000 रुपए खर्च करना है तो वो कर देंगे। लेकिन उसी स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा होगा मिडिल क्लास परिवार का, उसके माता-पिता मना कर देंगे कि बेटा हम नहीं भेजेंगे ट्रिप पर, बहुत महँगा है। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यवहार का उस व्यक्ति के अचेतन मन पे असर पड़ता है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आपका आस-पास का माहौल कैसा है, ठीक है? उसी के हिसाब से आपके फैसले तय होते हैं, इसे वो कहते हैं हैबिटस। तो आप यही यही कारण है कि जो संपन्न परिवारों में बच्चे पैदा हुए हैं, जिनके माता-पिता डॉक्टर, इंजीनियर हैं, उनके आगे बढ़ने की संभावना हमेशा ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो हैबिटस बचपन से मिल जाता है, वो माहौल बचपन से मिलता है उनको। इसी को कहा जाता है हैबिटस। ठीक है? जेल, सेना या मानसिक अस्पताल जैसी पूर्ण संस्थाओं में व्यक्ति का तीव्र विसमाजीकरण और पुनः समाजीकरण होता है। ध्यान समझिएगा, टोटल इंस्टीट्यूशन की बात आ रही है। जब भी टोटल इंस्टीट्यूशन की बात आएगी, इरविन गॉफमैन का नाम आएगा। टोटल इंस्टीट्यूशन क्या होता है हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक ऐसी संस्था जहां पर आपकी पहचान समाप्त हो जाती है, एक ऐसी संस्था जहां पर आपको नंबर से पहचाना जाता है, आपकी जीवन की उपलब्धियों से, आपकी स्किल से आपकी पहचान नहीं होती। जहाँ पर आपकी सारी गतिविधियाँ एक ही जगह पर होती हैं, उसी को ही टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे जेल है, सेना है या मानसिक अस्पताल है, ये सब टोटल इंस्टीट्यूशन के उदाहरण हैं। पढ़ा था हमने, ठीक है? अब टोटल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, विसमाजीकरण और पुनः समाजीकरण दोनों बहुत तेजी से होता है। यानी आपकी पुरानी पहचान खत्म की जाती है और नई पहचान तुरंत आपको, ठीक है, अपडेट किया जाता है। नई पहचान का प्रशिक्षण बहुत तेजी से दिया जाता है। ये बात तो सही है। कारण क्या है? इरविंग गॉफमैन के अनुसार ये संस्थाएं व्यक्ति की पुरानी पहचान को पूरी तरह नष्ट करके नई प्रशासनिक पहचान या नई पहचान थोपती हैं। ये तो सही बात है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आर्मी में सिलेक्ट होता है, तो आर्मी के अनुशासन उसको सीखने पड़ेंगे। अब उसकी जो पूर्ववर्ती मान्यताएं थी, जो मानसिकता थी, वो एकदम अचानक से समाप्त हो जाती है। उसकी जो प्रारंभिक लाइफ थी 18, 19, 20, 21 साल की, उसको हटाकर जो उसने सीखा था हटा दो। अब जो आर्मी आपको सिखा रही है, सेना जो आपको सिखाएगी, अनुशासन से लेके हर चीज, बस वो आपको सीखना है, वही आपकी पहचान है। ठीक है? अब आप सिविलियन नहीं हो, अब आप मिलिट्री में आ चुके हो, सेना में आ चुके हो। ये क्या हुआ? यही होती है टोटल इंस्टीट्यूशन। ताकि पुरानी पहचान हटाई जाती है, यानी विसमाजीकरण, और नई पहचान थोपी जाती है, इसे कहते हैं पुनः समाजीकरण। यानी कुल मिलाकर आंसर, ये सही आंसर है इसका। लिंग भूमिका समाजीकरण, जेंडर रोल सोशलाइजेशन के संदर्भ में वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा समाज लड़के और लड़कियों से अलग अलग व्यवहार, पोशाक और उत्तरदायित्व की अपेक्षा करता है? लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक समाजीकरण, पुनः समाजीकरण या दमनात्मक समाजीकरण? तो बड़ा समान सा आंसर है, लैंगिक समाजीकरण। बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कौन से कपड़े लड़के के हैं, कौन से कपड़े लड़कियों के लिए हैं। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि आपको, तुम्हें कौन से खिलौने से खेल खेलना है, ठीक है, तुम्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है, तुम्हारे कपड़े कैसे होंगे। लड़कियों को बचपन सिखाया जाता है, किचन सेट दिया जाता है कि बचपन बड़े बड़े होकर तुम्हें घर संभालना है, ठीक है, साफ सफाई करना है। यानी सारा काम लड़कियों का होता है, उनके कपड़े से लेके उनकी आदतें सब कुछ लड़कियों को पहले डिसाइड कर दिया जाता है। ये लड़कों और लड़कों परिवार एक ही है, एक ही परिवार में पालन पोषण हुआ है, लेकिन समाजीकरण दोनों अलग अलग तरीके से होता है लैंगिक स्तर पर। इसे ही कहते हैं लैंगिक समाजीकरण। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजीकरण को सांस्कृतिक संचरण या हस्तांतरण की उपक्रिया माना है? ठीक है, तो संस्कृति के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा है समाजीकरण को किसने? मजुमदार मदान, एम एन श्रीनिवास, किंग्सले डेविस, ए डब्ल्यू ग्रीन। तो किसने समाजीकरण को किस रूप में देखा है? संस्कृति के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। मजुमदार मदान, एम एन श्रीनिवास, किंग्सले डेविस और ए डब्ल्यू ग्रीन। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाना शुरू कीजिए। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए डब्ल्यू ग्रीन। अगला क्वेश्चन देखिए, किताबों से पूछा गया है, जोड़ी बनाने वाले प्रश्न है। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, असाइलम, ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशन एंड सोसाइटी की जब बात आती है तो ये किताब किसने लिखी है? दुर्खिम ने लिखी है।
असाइलम की जब बात आती है तो टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी थी असाइलम नाम की किताब में, किसने? इरविन गॉफमैन ने। ह्यूमन सोसाइटी की जब बात आती है तो किंग्सले डेविस का नाम आता है, ठीक है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो चार्ल्स कूले का नाम आता है। यानी 2 1 4 3 सही आंसर क्या होगा? 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पार्सन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया में वयस्क व्यक्ति का स्थिरीकरण परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका क्या अर्थ है? वयस्क को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, वयस्क को समाज में उच्च परिस्थिति दिलाना, वयस्क के मानसिक तनाव को दूर कर उन्हें संवेगात्मक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना, वयस्क को कठोर अनुशासन में रखना। तो परिवार की 2 भूमिकाओं पर चर्चा की है किसने? पार्सन ने। पहला काम होता है प्राथमिक समाजीकरण करना और दूसरा होता है जो वयस्क हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं भावनात्मक सपोर्ट देना। ठीक है, क्लियर? ये होता है किसका? पार्सन के अनुसार। इसी को हम कहते हैं वयस्क व्यक्ति का स्थिरीकरण। संसार एक दर्पण है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वयं का चेहरा दिखाता है। यदि आप बोहे चढ़ाएंगे तो चिड़चिड़े दिखेंगे और हंसेंगे तो खुशमिजाज साथी पाएंगे। चार्ल्स कूले द्वारा यह कथन मूल रूप से किस साहित्यकार का है? शेक्सपियर का, थैकरे का, लियो टॉलस्टॉय का या जॉन डिक्सन का? ठीक है, तो जॉन रस्किन ने दिया है स्टेटमेंट, लियो टॉलस्टॉय ने दिया है, थैकरे ने दिया है या विलियम शेक्सपियर ने दिया है? जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, चार्ल्स कूले ने शब्द कहां से लिया था? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, लुकिंग ग्लास शब्द ये लिया है थैकरे की वैनिटी फेयर से। समाजशास्त्र में वयस्क समाजीकरण की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय मुख्य रूप से किस विचारक को दिया जाता है? ठीक है, वयस्क समाजीकरण। गलती से भी अभी जो पढ़ा था वो सोच के आंसर मत लगा दीजिए। ठीक है, ऑरिक ब्रम, रॉबर्ट ए मर्टन, सिगमंड फ्राइड, हार्वर्ड स्पेंसर। अगर इसकी स्पेंसर की जगह लिखा होता टॉलकट पार्सन तो अभी तक तो आपका आंसर टॉलकट पार्सन लग चुका होता। ठीक है, यहीं से गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। वयस्क समाजीकरण की जब भी बात आती है, ठीक है, नाम आता है ऑरिक ब्रिम का। ऑरिक ब्रिम का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि समाजीकरण को इस रूप में मत देखिए कि आपने बचपन में सिखा दिया तो हो गया समाजीकरण। ऐसा नहीं होता। बचपन में जो सिखाया गया तब से लेकर मरते दम तक आपका समाजीकरण लगातार चलता रहता है। इसी कारण से उन्होंने एडल्ट सोशलाइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समाजीकरण की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य है, इनकरेक्ट है? ठीक है, समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, ये तो सही बात है। ये संस्कृति को आंतरिकित करने की प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। किसी अन्य समाज या शत्रु समाज के राष्ट्र विरोधी मूल्यों को सीखना भी समाजशास्त्रीय अर्थ में समाजीकरण है। समाजीकरण एक गतिशील और सापेक्षिक अवधारणा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। समाज विरोधी गतिविधियों को सीखना ये समाजीकरण में नहीं शामिल होता है समाजशास्त्र के अनुसार। वैसे हम बात करते हैं नकारात्मक समाजीकरण की, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सीखना समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं माना जाता। इसे अपराधीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जब एक भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने से पूर्व, अभी गया नहीं है, अमेरिका जाने से पूर्व वहां की भाषा, खान पान की आदतों और अभिवादन के तरीके को सीखता है तो समाजीकरण के रूप में किस रूप में प्रदर्शित करता है? तो अमेरिका पहुंचा नहीं है, अमेरिका पहुंचने से पहले ही वहां के खान पान, वहां की आदतों, वहां के अपनेपन, वहां के कहीं ना कहीं अभिवादन के तौर तरीके को सीख रहा है। तो ये किस प्रकार का समाजीकरण होगा? पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण या प्राथमिक समाजीकरण? प्राथमिक समाजीकरण तो हो गया, परिवार की भूमिका थी, वो तो हो चुका है। विसमाजीकरण, वो अपने पुराने व्यवहार को भुला नहीं रहा है, वो नए व्यवहार को सीख रहा है। ठीक है, अभी वो सीखने की शुरुआत कर रहा है, वहां पहुंचा नहीं है। वहां पहुंचने के बाद उसके वहां पे जाके परिवर्तन आता, उसका विसमाजीकरण हो जाता, तो भारतीय मान्यताएं खत्म कर देता और फिर नई मान्यताओं को सीख लेता, तो इसे कहते हैं पुनर्समाजीकरण। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है प्रत्याशी समाजीकरण, क्योंकि व्यक्ति अमेरिका पहुंचा नहीं है, अमेरिका पहुंचने से पहले ही वहां के व्यवहार, वहां के समाज को समझने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न, समान आयु, समान परिस्थिति और समान अभिरुचियों वाले व्यक्तियों का वह प्राथमिक समूह जो समाजीकरण में सहयोग करता है, तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? अब देखिए,
जिनकी आयु भी समान है, जिनकी सामाजिक परिस्थिति भी समान है, जिनकी एटीट्यूड या अभिरुचि भी समान है, उनके साथ रहते हुए अगर आपका समाजीकरण हो रहा है, तो ये किस प्रकार का समाजीकरण हुआ? संदर्भ समूह, समकक्ष समूह या मित्र मंडली, अंतः समूह या द्वितीयक समूह। ठीक है, तो ये भाई किस प्रकार का समूह होगा? जहाँ पर सभी लोगों की परिस्थिति भी समान है, जहाँ सबका एटीट्यूड या अभिरुचियां भी समान है, इंटरेस्ट भी समान है, और जहाँ पर सबकी आयु भी समान है। तो इस प्रकार का जो समाजीकरण होता है वो होता है क्रीड़ा समूह में, खेल समूह में, मित्र मंडली में होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव व्यक्तित्व का वह कौन सा पक्ष है जो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है और तत्कालिक जैविक संतुष्टि चाहता है। शिक्षाओं की जब बात आती है, ह्यूमन नेचर की जब बात आती है, मानव ह्यूमन पर्सनैलिटी की जब बात आती है, तो हमारी पर्सनैलिटी में तीन चीजें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये बताया है किसने? सिगमंड फ्राइड ने। तो कौन सा ऐसा भाग है इड, ईगो, सुपर ईगो में से जो केवल काय पे काम करता है? आनंद की बात करता है और तत्काल जैविक संतुष्टि की बात करता है, जिसे मूल्यों से, परंपराओं से कोई मतलब नहीं है, उसे तो अभी तुरंत से पहले अभी आवश्यकता पूरी करनी है, तो उसे केवल तत्कालिक सुख से मतलब है। अब वो सुख नैतिक है, अनैतिक तरीके से प्राप्त होगा, इसे उसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो या चेतन मन। ठीक है, तो उसे कहते हैं इड। क्या कहते हैं? इड। इड हमारी प्राकृतिक जैविक इच्छा का नाम है। समाज शास्त्रियों के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समाजीकरण की अवधि मुख्य रूप से कब तक मानी गई है? तो समाज शास्त्रियों के अनुसार जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण होता है, हमारी जो प्रारंभिक मौखिक अवस्था, शौच अवस्था होती है, वो हमारी प्राथमिक समाजीकरण में काउंट होती है। तो कब से कब तक चलती है? जन्म से लेकर प्रारंभिक बालावस्था तक, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, विद्यालय जाने की आयु से विवाह तक, या संपूर्ण वृद्धावस्था में। तो प्राथमिक समाजीकरण हमारे जन्म लेने से लेकर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है, 4-5 साल की, 7 साल की उम्र तक चलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक समाजशास्त्री ने समाजीकरण के संदर्भ में रिफ्लेक्सिविटी और उत्तर आधुनिक समाजों में पहचान के संकट पर विशेष बल दिया है? यहाँ पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, दो शब्दों पर ध्यान देना है। एक है रिफ्लेक्सिविटी और एक है आइडेंटिटी क्राइसिस। इन दोनों ही विचारों पर, यानी दोनों ही शब्दावली का इस्तेमाल किया है, और दोनों पर अपने विचार किसने प्रकट किए हैं? इमाइल दुर्खिम, एंथनी गिडिंग्स, मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स। ये तो आपने कई बार पढ़ा है। रिफ्लेक्सिविटी किसका विचार है? एंथनी गिडिंग्स का। एंथनी गिडिंग्स ये कहते हैं कि रिफ्लेक्सिबिलिटी के चलते ये होता है कि हम अपनी मान्यताओं को तुरंत बदलते चलते हैं। आजकल कुछ नया सीखना और पुराने को भुलाना बड़ा आसान हो गया है। ठीक है, अब पुरानी मान्यताएं, जो लोग कहते हैं ना कि हम तो बचपन से हमने ये नहीं खाया, हमारे घर में ये नहीं चलता, तो अब इस प्रकार की बातें खत्म हो चुकी हैं। अब तो व्यक्ति पुरानी चीजों को छोड़ना और नई चीजों को एक्सेप्ट करना बड़ा आसान हो चुका है लोगों के लिए। इसी दुनिया को उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी कहा है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसे पुराने नागरिक जीवन के ढीले ढाले व्यवहारों को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है और सैनिक अनुशासन को अपनाना पड़ता है। पुरानी आदत को त्यागने की ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ठीक है, छोड़ना है, त्याग करना है, जो कुछ सीखा था उसको त्याग कर दो, क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं विसमाजीकरण। ठीक है, जरा सोचना ही नहीं है, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। पार्सन द्वारा प्रतिपादित समाजीकरण के स्तरों के अंतर्गत वह कौन सा प्रथम चरण है जहां शिशु अपनी मां के साथ पूर्णता, एकता का या तादात्म्य का अनुभव करता है? यानी कौन सी अवस्था है जहां बच्चा ओरल डिपेंडेंट है? किसके ऊपर? मां के ऊपर। ठीक है, मां की अनुपस्थिति में संभव ही नहीं है उसकी आवश्यकता को पूरी करना। शौच अवस्था, मौखिक अवस्था, ऑडिपस अवस्था या किशोरावस्था? ठीक है, नाम से स्पष्ट है, ओरल की बात हो रही है, मौखिक अवस्था। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने नए सदस्यों को अपने मूल्यों, मानदंडों, प्रतिमानों के अनुरूप ढालता है ताकि सामाजिक निरंतरता बनी रहे। ये दृष्टिकोण समाजीकरण के किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? यानी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए सदस्यों को क्या किया जा रहा है? नए सदस्यों को ढाला जा रहा है। ठीक है, ताकि व्यवस्था बनी रहे, समाज में स्थायित्व बना रहे। ठीक है, संघर्षवादी, प्रकारवादी, प्रतीकात्मक या घटना क्रियावाद? सही आंसर क्या होगा? प्रकारवाद। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानवीय व्यक्तित्व का वह कौन सा भाग है जो इड की
पाश्विक इच्छाओं और सुपर ईगो के सामाजिक नैतिक नियमों के बीच एक तार्किक मध्यस्थ या संतुलनकर्ता का काम करता है। एक होता है क्या, इड, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। तो कौन है जो इड और सुपर ईगो में बैलेंस बनाने का काम करता है? वो है हमारा ईगो, यानी हमारा अहम। ठीक है। जनसंचार माध्यम आधुनिक समाजों में सामाजिकरण का एक अत्यंत प्रभावशाली द्वितीयक अभिकरण बन गए हैं। सही बात है। बच्चे और युवा दूरदर्शन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से उन भूमिकाओं, जीवन शैली को आंतरिकित करते हैं जो उनके प्रत्यक्ष सामाजिक परिवेश में उपलब्ध नहीं है। ये भी सही बात है। यानी हम वो चीजें सीख रहे हैं जो हमारे आसपास के माहौल में नहीं थी, जो हमें स्कूल नहीं सिखा रहा था या जो नहीं सिखाना चाहिए था स्कूलों में भी। लेकिन बच्चे अब सोशल मीडिया के द्वारा वो सब चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको उसको आसपास के माहौल में या स्कूलों में, संस्थानों में, परिवार में नहीं मिलता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जनसंपर्क का हमारे समाजीकरण में अहम भूमिका उभर कर सामने आई है। उससे जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। यानी ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है। चलिए, तो ये थे 50 प्रश्न समाजीकरण से जुड़े हुए। तो समाजीकरण से ये 50 प्रश्न अच्छे से करने हैं। समाजीकरण का मतलब ये नहीं कि आपको केवल इतने ही क्वेश्चन से पूरा समाजीकरण का टॉपिक कवर हो जाएगा। समाजीकरण का अर्थ है, परिभाषाएं, सिद्धांत, सामाजिक अभिकरण के संस्थाएं, एजेंसियां कौन सी, अभिकरण कौन से हैं, और साथ ही साथ समाजीकरण के प्रकार क्या हैं। इन सबको समेटकर 50 क्वेश्चन में लाना संभव नहीं है। इसलिए और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे समाजीकरण को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।